हेलो एवरीवन। बेटा आज हम एस्पायर सीरीज का नया लेक्चर लेकर आए हैं, किंगडम फंजाई। अब तक आपने बाकी लेक्चर्स देख लिए होंगे। प्रोटेस्टा में भी आपको समझ में आया होगा पिछले लेक्चर में कि भैया कैसे डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, एंगल जॉइंट स्टिफ सेलुलर स्प्लिट्स के कारण कैसे बनते हैं, सिलिका क्यों नहीं डिग्रेड होता है, ट्रू प्यूपिल इग्लोनॉइड्स को क्यों कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के प्लाज्मोडियम और रियल प्लाज्मोडियम, जो हम रियल मतलब जो ह्यूमन हेल्थ में पैरासिटिक प्रोटोजोन पढ़ते हैं उसमें क्या अंतर होता है। इस तरीके की छोटी छोटी बातें वहाँ आपको बेटा सिखाई गई थी, क्योंकि प्रोटेस्टा की कोई बाउंड्री क्यों डिफाइंड नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं फंजाई के बारे में बेटा अपने पास। तो देखो, अपने इस साल अपन फ्री कोचिंग ही रख रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है, और ये सब आपको यहाँ पे फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये सब टीचर्स मिल रहे हैं, या मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब हम मेन बात करते हैं जो हमें आज करनी है, दैट इज किंगडम फंजाई। ये बहुत शॉर्ट में रिवीजन के लिए छोटी छोटी चीज़ें लिखी जाती हैं, हाथ से लिखकर हम कई बार कुछ टॉपिक्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने फंजाई जब इस चैप्टर को शुरू करा था तो ही पढ़ा था बेटा कि किंगडम फंजाई जो होता है बेटा वो ज़्यादातर कैसा होता है। तो हमें तभी बताया गया था कि ज़्यादातर जो किंगडम फंजाई होगा वो हेटेरोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा बेटा? हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ द किंगडम फंजाई जो होगा वो हेटेरोट्रॉफिक ही होता है, ये बात हमें अच्छे से पता है। यानी वो खुद फूड नहीं बनाएगा, किसी न किसी पे डिपेंड करेगा, और बहुत अलग अलग तरीके का होगा। ये दूसरी लाइन है एनसीईआरटी में, लेकिन ये हमें समझ आ जाएगी जैसे जैसे हम चैप्टर या टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो कहता है फंजाई आपने कहाँ ज़्यादातर देखा होता है, तो भाई आपने फंजाई को जैसा एनसीईआरटी में भी लिखते हैं कि जो ब्रेड होता है हमारा, है ना, ब्रेड मतलब समझ रहे हो कौन सा ब्रेड बेटा? हम अगर खाने वाला ब्रेड बाहर छोड़ देते हैं कई बार तो वहां दिखता है हमें फंजाई। तो हमारे मॉइस्ट ब्रेड पे दिखता है, या फिर और कहां दिखता है? तो भाई ये हमें नजर आता है रॉटन फ्रूट्स पे भी। रॉटन फ्रूट्स मतलब जो कई दिन के खराब हो जाते हैं, उसमें भी कई, उससे बचने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं चीज़ों को। वो अब यहाँ पर आपको वो बात यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। दो कॉमन एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो फंजाई हैं? तो कहते हैं भैया दो कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं भैया मशरूम, बहुत लोग इसकी सब्जी खाते हैं भाई, या फिर टॉड स्टूल्स। ये दोनों जो हैं बेटा वो कहते हैं ये दोनों ही तो फंजाई हैं। अब टॉड स्टूल्स क्या होते हैं? पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता था कि दे एक्ट एज पॉइजनस फॉर द टॉड्स जो इनके ऊपर बैठते थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया बेटा? टॉड स्टूल्स रखा गया है। ऐसी और कहाँ हमें फंजाई अगर हम देखते हैं तो नजर आते हैं। तो कहते हैं भैया हमें कभी कभी वाइट स्पॉट्स नजर आते हैं। क्या? ये तो दो एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है कि वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, ये हमें कभी कभी दिखता है। ये जो वाइट स्पॉट है मस्टर्ड लीव्स पे, ये भी किसके कारण है भाई? ये भी फंजाई के कारण ही होते हैं, पैरासिटिक फंगस के कारण ही होते हैं। जैसे एक और वो लिखता है कि एक और फंजाई होती है जो वीट रस्ट कॉज करती है। क्या कॉज करती है? वीट रस्ट, जो किससे कॉज होता है? प्यूसिनिया से। ये एक इटालियन एनाटमिस्ट थे बेटा, उनके ऊपर नाम है ना। जो एनसीईआरटी से बाहर की बातें वो मैं आपको बता रहा हूं, जो लिखने की जरूरत होगी लिखेंगे भी। रस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कोई केमिकल या मेटल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जो उसका ब्राउनिश सा कलर होता है, बिल्कुल उसे ही रस्ट कहते हैं। वैसा ही कलर हमें कई बार यहाँ पर भी नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो टॉड स्टूल्स में टॉड्स को मार रहे थे, पॉइजनस थे, यहाँ भी बीमारी कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं है। एक हमारी जो दुनिया में पहली एंटीबायोटिक आई थी वो भी एक फंगस से ही आई थी बेटा। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। क्या नाम था? पेनिसिलियम, या जिसको हम जब ग्रीक या लैटिन भाषा में देखते हैं तो पेंटर्स ब्रश कहते हैं, क्योंकि पेंटर ब्रश को पेनिसिलियम कहा जाता है। और इस फंगाई का जो स्पोर है बेटा, जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या एसेक्सुअल जो इसके स्पोर्स होते हैं वो पेंटर ब्रश जैसे दिखते हैं, इसलिए आपने उस फंजाई का नाम क्या रखा हुआ है? पेनिसिलियम रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ये इंटरेस्टिंग है, तो मैं यहां बता देता हूं आपको। क्योंकि जो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं किसको? पेंटर्स ब्रश को, और उसके लिए लैटिन ग्रीक भाषा में शब्द है वो पेनिसिलियम जैसा कुछ है, इसलिए हमने ये शब्द रखा हुआ है।
फिर एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बेटा जो हर जगह है, जो क्या है, जैसे हम ह्यूमंस या मैमल्स के लिए भी यही बात कहते हैं कि हम भी कॉस्मोपॉलिटन हैं, हम पूरे कॉस्मिक में, यूनिवर्स में कहीं पर भी, पूरे अर्थ पे तो हम हर जगह पाए ही जा रहे हैं। कौन सी जगह इनको पसंद होती हैं? तो हम सबको पता है बेटा कि फंजाई जो होते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये जितने भी हैं, ये सब के सब पसंद करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। क्या पसंद करते हैं ये? वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, है ना। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ऐसे सिचुएशन होगी, वहाँ पे ये बहुत बेटर ग्रोथ हमें करके दिखाते हैं। इसलिए जो लाइन मैंने आपको पहले कही थी वो फिर कही जाती है कि हम खराब होने से बचने के लिए ही तो फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फिर एनसीईआरटी कहती है इसके बाद अगले पैराग्राफ में कि ज्यादातर जो फंजाई हैं बेटा वो हैं मल्टीसेलुलर, या एक शब्द कई बार उसी के जैसा यूज कर लिया जाता है, फिलामेंटस। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। फिलामेंटस में कोई प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, अलग होने पर भी सब अपना अपना सर्वाइव कर लेते हैं आराम से, इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं होती। बट एनसीईआरटी कई बार इनको मिक्स कर देता है। जब आप मोंडरा की क्लासिफिकेशन देख रहे थे, आर.एच. विटेकर 5 किंगडम, तो मल्टीसेलुलर लिख रहा था, यहाँ फिलामेंटस लिख रहा है, तो शायद वो आपको जनरलाइज टर्म लिखने की कोशिश यहाँ कर रहा है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर फंजाई आपको पता करना है तो एक ही है बेटा, दैट इज ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई। ज्यादातर फंजाई जो होंगे बेटा वो होंगे मल्टीसेलुलर, लेकिन ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई जिससे हम ब्रीवर्स यानी कि अल्कोहल बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जो हमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, वहां पर बेटे ऐसी चीज हमें देखने में मिलती है। तो कहते हैं भाई इनकी बॉडी किसकी बनी हुई होती है? क्योंकि फिलामेंटस शब्द का नॉर्मल मतलब होता है थ्रेड लाइक, या जब हम फिलामेंटस टर्म नॉस्टॉक में पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि इसका मतलब है पर्ल्स और नेकलेस टाइप या थ्रेड लाइक। तो भैया ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें क्या बोलते हैं? तो वो कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप इस बात को कि भैया अगर इसकी बिल्डिंग ब्लॉक देखी जाए वो थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक बोले तो थ्रेड लाइक को यहां पर टर्म यूज किया जाता है हाइफे, जिसका मतलब होता है वेब या वीव करना। जैसे स्पाइडर अपना जाला वेब बनाता है प्रे को पकड़ने के लिए, ऐसी फंगस ग्रोथ करने के लिए इन हाइफे के नेटवर्क को बढ़ाता रहता है। और जब ये बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा? नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो इसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं बेटा? माइसीलियम। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा होता है कि हाइफे होते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये कपड़े का एक थ्रेड है बेटा, तो माइसीलियम जो है पूरी फैब्रिक है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब माइसीलियम जो होता है वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं करता फंगस की। माइसीलियम जो होता है उसे जनरली हम मानते हैं कि ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस है। क्या है बेटा? ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस। इसमें जो हाइफे होते हैं वो जब तक लूज रहते हैं तो हम वेजिटेटिव पार्ट के अंडर कंसिडर करते हैं। जैसे ही ये हाइफे फ्यूज होने लगते हैं या कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी रैपिंग टाइट होने लगती है, तब हम इनको, जैसे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा था, तब हम इनके लिए फ्रूटिंग बॉडी नाम का टर्म यूज करेंगे जो आगे आएगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हमें मिलती है। अब वो कहते हैं कि जो ये हाइफे होते हैं बेटा, इनका भी अपना सिस्टम होता है। अपना सिस्टम मतलब कि भैया कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये एक थ्रेड लाइक अरेंजमेंट है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन या डिवीजन नहीं है और सारे के सारे न्यूक्लियस इसी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे, एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है और बहुत सारे न्यूक्लियस उसी ट्यूब के अंदर भरे हुए होते हैं बेटा, तो ऐसे हाइफे को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे हाइफे को हम लोग सोइनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। सोइनो का मतलब होता है कॉमन, साइटिक मतलब सेल या बॉक्स, राइट। ऐसा भी हाइफे पाया जा सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी सोइनोसाइटिक में बेटा?
मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन होती है, यही हमारे यहाँ पर मेन बात देखने वाली होती है। बाकी जो हाइफे होते हैं, जैसे ये तो सोइनोसाइटिक हो गया, बाकी हाइफेज में ऐसा नहीं होता, वहां पर ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। इसको हम क्या कह देते हैं, या तो क्रॉस वॉल्स कह लो, या कंपार्टमेंटलाइजेशन कह लो, या सेप्टेट कह लो। तो बेसिकली ये वाला जो हाइफे होगा वो ए सेप्टेट, या कोई ब्रांचिंग नहीं है बेटा जिसमें, और ये वाला जो हाइफे होगा बेटे, इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, सेप्टेट हाइफे है। तो हमें समझ आना चाहिए सोइनोसाइटिक और इसका क्या मतलब है। फिर हमें समझ में आना चाहिए मशरूम टॉडस्टूल्स का क्या है, वीट रस्ट को रस्ट क्यों कह रहे हैं, पेनिसिलियम को पेनिसिलियम क्यों कह रहे हैं, कॉस्मोपोलिटन क्यों कह रहे हैं, फिलामेंटस का क्या मतलब है, और हाइफे से माइसीलियम कैसे हमने बना लिया है। ये हमें पता होना चाहिए कि किसी में क्रॉस वॉल होगा और किसी में क्रॉस वॉल नहीं होगा। सेल वॉल के अंदर क्या होगा फंजाई में बेटा, या माइसीलियम जिससे बनेगा फंजाई, तो सेल वॉल में काइटिन तो होता है, ये हम सबको ही पता है, लेकिन एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग बात क्या लिखी होती है कि सेल वॉल में दोनों चीजें हैं बेटा, काइटिन भी है और पॉलीसेकेराइड्स भी हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल के अंदर काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स दोनों स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, सिर्फ काइटिन नहीं होगी। कई बार हम सिर्फ थियोरेटिकली याद करते हैं, यार विटकर किंगडम की टेबल से देखते हो, हमें यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है ना। ज्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती हैं बेटा, और वो अपने ऑर्गेनिक मैटर को कहां से लेती हैं, फ्रॉम डेड पार्ट्स। इसलिए हम फंजाई को जनरली एक टर्म से डिनोट करते हैं, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोजोइक, अगर एनिमल से ले रहे होंगे बेटा। सेप्रो का मतलब डेड है, फाइट्स का मतलब यहां पे प्लांट है। अगर ये लिविंग उस पर डिपेंड कर रही होंगी तो क्या कहेंगे, ये कब होगा, जब आप डेड पार्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर फंजाई, मेरी फंजाई लिविंग पार्ट पे डिपेंड करने लगेगी बेटा, तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो कहते हैं तब आप इस्तेमाल करोगे भैया पैरासाइट्स। क्या इस्तेमाल करूंगा मैं, पैरासाइट्स। तो मुझे पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स कब कहना है, सेप्रोफाइट्स कब कहना है। हालांकि छोटी क्लास की बात है और हमें अच्छे से आती भी है। दो और शब्द उसमें लिखे होते हैं हमारे लिए कि कभी कभी ये सिम्बायंट्स की तरह भी काम करते हैं। सिम्बायंट शब्द का क्या मतलब होता है बेटा, टू लिव टुगेदर। सिम मतलब टुगेदर और बाइंड्स मतलब लाइफ होती ही है, तो ये साथ रहते हैं। साथ दो तरीके से रहते हैं, एक लाइकन्स, जब एल्गी के साथ इसकी एसोसिएशन होगी, और अगर किसी प्लांट की रूट के साथ फंजाई की एसोसिएशन होगी तो उसे माइकोरहाइजा कहते हैं। तो यहां सिर्फ नाम बता देते हैं आपको बेटा, एक तो लाइकन्स और एक होता है माइकोरहाइजे। तो लाइकन्स और माइकोरहाइजे बेटा यहां पर दो टर्म होते हैं, ये नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर दो शब्द हमें पाए जाते हैं, दोनों हमें पता होने चाहिए। ये एल्गी के साथ है बेटा जैसे मैंने आपको बताया, और ये किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो देखो ये क्या हो गया, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, काइटिन, पॉलीसेकेराइड, सोनोसाइटिक और एसेप्टेट हमें पता होना चाहिए। ये हमसे वो एग्जाम में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन कर सकता है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, तो बोलता है फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो वो कहता है हमें कि रिप्रोडक्शन के लिए भाई साहब हमारे पास एक मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है कि या तो मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करूंगा। तो वेजिटेटिव में आप पूछोगे अच्छा वेजिटेटिव में क्या है जी, तो आप वो बताएगा आपको कि भाई वेजिटेटिव में मेरे पास जो मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत मैं या तो फ्रेगमेंटेशन करूंगा जो कि मल्टी सेलुलर्स में होगा जैसे कि स्पाइरो वगैरह, या फिर मैं फिशन करूंगा यानी सीधा दो हिस्सों में बट जाऊंगा जो कि यूनिसेलुलर में होगा, जो कि किस में होगा बेटा, यूनिसेलुलर में। या फिर मैं स्पोर फॉर्मेशन से करूंगा, या फिर स्पोर कह रहा हूं सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा पहले तो ये दोनों समझो बेटा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल पार्ट्स में कोई चीजें ब्रेक हो जाती है, तो फिशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ दो ही पार्ट्स में। तीसरा जो होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं,
बडिंग, जो हमने पढ़ा भी होता है। बड का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ। दूसरा मैकेनिज्म वो कहता है भैया, दूसरा मैकेनिज्म मेरे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें मैं स्पोर्स का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा बेटा? दो तरीके के स्पोर्स आपको फंजाई में देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनका काम है सिर्फ फंजाई को किसी सरफेस पे ग्रो कराते रहना। दूसरे सेक्सुअल स्पोर्स, जो दो कंपैटिबल पेरेंट्स मिलते हैं तब बनते हैं, जिनका काम है अनफेवरेबल कंडीशंस में बचा के रखना और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें देना और वेरिएशन देना। ये काम दूसरे वाले हिस्से का होता है। यहां पर जो नाम होते हैं उसमें एक नाम होता है सोनिडिया, जिसका मतलब होता है डस्ट जैसा। कैसा होता है बेटा? ये डस्ट लाइक। तो ये हल्का होता है बेटा, ये आराम से वेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है विंड में भी, नॉन मोटाइल होता है। दूसरा होता है बेटा स्पोर हमारे पास, स्पोरेंजियोस्पोर। क्या होता है बेटा? स्पोरेंजियोस्पोर। ये वो स्पोर्स हैं बेटा जो स्पोरा मतलब स्पोरियो, और एंजियो का मतलब होता है वेसल, जैसे एंजियोस्पर्मे में भी था। ये वो वाले स्पोर्स हैं जो एक वेसल में बनते हैं। जिस वेसल में बनते हैं उस वेसल का नाम होता है स्पोरेंजियम, जहां पर ये फॉर्म हो रहे होते हैं। तीसरा स्पोर जो एनिमल्स में पाया जाता है उसे कहते हैं जूस्पोर, या एनिमल जैसा, और ये मोटाइल होता है बेटा, और बाकी वाले मोटाइल नहीं होते। तो तीन स्पोर्स हो गए भाई हमारे पास एसेक्सुअल के। वेस्टर्न रिप्रोडक्शन के तीन पार्ट हो गए, सोइनोसाइटिक हो गया, और ये हो गया सेप्टेट वाला, और सेप्रोफाइटिक हो गया। सिम्बाइंट्स की बात हमने यहां पर कर ली। तो अब इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारे को एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया जाता है। तो आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, कि फंजाई भैया सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं, और इसमें काफी कुछ यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इसी वाले पैराग्राफ में होती है। तो वहां पर वो सीधा स्पोर्स का नाम लिख देता है, बट इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तब शायद हम उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से या आराम से समझ पाएंगे। तो आप मेन बात समझने की कोशिश करिएगा। वो कहते हैं कि भैया जब भी स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे? जर्मिनेट। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, स्पोर तो अनफेवरेबल में बचाता है हमें, तो कहा जाता है कि प्राइमरी माइसिलियम बनेंगे। क्या बनते हैं बेटा उनके जर्मिनेशन से? प्राइमरी माइसिलियम। ये प्राइमरी माइसिलियम क्या है? तो माइसिलियम हमने अभी पढ़ा था, हाइफे से ही बनता है, उसके नेटवर्क से। तो बेसिकली प्राइमरी माइसिलियम जो है बेटा वो नेटवर्क ऑफ हाइफे है, बट ये खुद से रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बन सकते। फिर दो कंपैटिबल प्राइमरी माइसिलियम जो होते हैं बेटा वो फ्यूज करते हैं, और इससे बनाते हैं डाइकार्योटिक। दोनों का अपना अपना न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस डाइकार्योटिक माइसिलियम, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डाइकार्योटिक हाइफे होंगे सिंगल यूनिट के तौर पे, जिन्होंने मिलकर इस नेटवर्क डाइकार्योटिक माइसिलियम वाले नेटवर्क को बेटा बनाया होगा। तो ये बन जाता है हमारा डाइकार्योटिक माइसिलियम। फिर इसके बाद बात आती है हमें कि ये जो डाइकार्योटिक माइसिलियम्स आपने बनाए हैं, ये आपस में जैसे थ्रेड को हम इकट्ठा कर करके कपड़ा बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं, ये छोटी चीज को जोड़, यही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। अब ये जो यहां पर डाइकार्योटिक माइसिलियम्स हैं बेटा, इनके एग्रीगेट्स जो हैं या इनकी ज्वाइनिंग जो है, इसी से क्या बनता है बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा भी था कि भैया फ्रूटिंग बॉडी बनानी है हमें। क्या बनाना है बेटा? थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, ताकि उधर का स्पेस बाद में हम यूटिलाइज कर पाए। तो फ्यूज कर गया तो बन गया डाइकार्योटिक माइसिलियम। इनके जुड़ने से या आपस में वीव होने से, इनका वेब जैसा स्ट्रक्चर बनने से क्या बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी से बनेंगे बेटा स्पोर्स।
फिर से ये मैकेनिज्म चलता है। तो चीजें कुछ इस तरीके से बनती हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसका नाम होता है डिपेंडिंग अपॉन द कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि बेसिडियोमाइसीटीज है मान लीजिए, तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम वहां पर होगा बेसिडियोकार्प। क्या नाम होगा बेटा? बेसिडियोकार्प। या ऐसे मान लीजिए कि ये एक घर है, या ऐसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लाइन यानी मशीनें होंगी और फाइनली एक प्रोडक्ट भी होगा। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी यहां पर बनती है इसके डाइकोरेटिक माइसिलियम के एग्रीगेट होने से या डाइकोरेटिक हाइफेज के ग्रुप से, उसे हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प क्या है बेटा? सिंपल भाषा में ये एक फैक्ट्री है। ये जो है बेटा इस फैक्ट्री के अंदर, इस बेसिडियोकार्प के अंदर जो मशीनें काम कर रही हैं, इस फैक्ट्री में जो मशीनें काम कर रही हैं, जैसे घर के अंदर कमरा होता है ऐसे ही, उनको बोलते हैं बेसिडियाज। प्लूरल में बेसिडिया कह देंगे क्योंकि बहुत सारे कमरे हो सकते हैं घर में, सिंगुलर में बेसिडियम कह देंगे, जैसे टेक्सॉन और टेक्सा था, बिल्कुल वैसे ही, है ना। ये बेसिडिया कैसे बने कि जिन हाइफेज से ये डाइकोरेटिक माइसिलियम्स बने हैं, या ये प्राइमरी माइसिलियम बना था नेटवर्क ऑफ हाइफेज से, इन्हीं हाइफेज की जो टिप होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है टू फॉर्म क्लब लाइक सेल्स, उनको बोलते हैं बेसिडिया। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिडिया। क्या होते हैं ये? स्पेशलाइजेशन ऑफ टिप ऑफ हाइफे, है ना, उससे बन जाता है बेसिडिया, या जिसको हम बोलते हैं मशीन। और ये मशीन जो है बेटा उस स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोडक्ट बनाएगी उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं बेसिडियोस्पोर। और यही स्पोर जर्मिनेट करके फिर से हमारी सारी इक्वेशन को सेम करता रहेगा। जब भी दो कंपैटिबल हाइफे फ्यूज होते हैं तो इस कंडीशन को हमें आगे अभी पढ़ाया जाएगा यहां पर, उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्योंकि भैया फ्यूज होने का क्या मतलब है कि दोनों लोग फ्यूज होंगे तो उनकी सेल वॉल्स डिसॉल्व होंगे जैसे टिश्यू कल्चर में होती हैं, तो जब वो उनके फ्यूजन को साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। यहां पर भी कंडीशन आती है कि कभी कभी जो फ्यूजन होगा तो दोनों के न्यूक्लियस या तो एकदम से n+n2n बन जाएंगे या थोड़ी देर के लिए टेम्पररी n+n रहेंगे, जिसको हम डाइकार्योन फेज कह देंगे। तो ये भाई हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर बेसिडियोस्पोर। अब जो एक्चुअल में जब ये फ्यूजन हुई, जैसे मैंने यहां समझाया प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी के बाद कारियोगैमी होगी। तो ये जो कारियोगैमी होनी होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो कारियोगैमी है जो भी आप आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या मियोसिस है, ये कारियोगैमी और मियोसिस हमेशा इस बेसिडिया में ही होगी। और एक फ्रूटिंग बॉडी में मिलियंस ऑफ बेसिडिया हैं, तो मिलियंस ऑफ ऐसी चीजें हो रही होंगी और बाद में उन सब स्पोर से फिर ऐसे बहुत सारे दोबारा से माइसिलियम बन जाएंगे या फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन फ्रूटिंग बॉडी सब में नहीं बनती, आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा कि फाइकोमाइसिटीज या ड्यूट्रोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, लोअर फंजाई में नहीं है। वहां पे कैसे होता है? वहां पे एक हाइफे होते हैं स्पोरेंजियोफोर, वो फ्यूज करते हैं, उससे जाइगोस्पोर बनता है, उससे ही सीधा स्पोर बन जाते हैं। वहां पर ये वाला मैकेनिज्म काम नहीं करता, बट एनसीईआरटी में उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब देखो जो एनसीईआरटी में लिखा है, शायद अब हम समझ पाएंगे जो एनसीईआरटी कहती है। क्या कहती है एनसीईआरटी? जो हमने अभी खत्म करा था पीछे बेटे, ये वाला पार्ट, इस पर एनसीईआरटी क्या कहती है? देखो, जो हमने सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करी थी, तो एनसीईआरटी हमें यहां पर कहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? स्पोर्स का। एनसीईआरटी कहती है, इसको मैं एक कलर से थोड़ा वो कर देता हूं बेटा, हाईलाइट है ना। एनसीईआरटी कहती है कि भैया क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन से स्पोर्स हैं? ओ स्पोर्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था फाइकोमाइसिटीज के केस में आ सकते हैं। एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स का क्या मतलब है भाई कि यहां एग्जांपल शायद एस्कोकार्प हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी, या जिसको हम फैक्ट्री कह रहे हैं, है ना। ये फ्रूटिंग बॉडी ही तो फैक्ट्री है, ये ध्यान रखिएगा कि यही पार्ट क्या है? फैक्ट्री है। फिर कहते हैं अगर बेसिडिया होगा तो हमने पढ़ ही लिया कि बेसिडियोकार्प बनेंगे यार, या बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ऐसी कहानी होगी। और कहते हैं इसमें 3 स्टेजेस होंगी। क्या स्टेजेस होंगी? देखो, जैसे यहां पर हम पढ़ रहे थे
कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, कि भैया दो कंपैटिबल माइसीलियम जो होंगे वो फ्यूज करेंगे या हाइफे फ्यूज करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, कि साइटोप्लाज्म सेल वॉल डिसॉल्व होकर फ्यूज होगा। तो कहते हैं वो सबसे पहला जो स्टेप होगा, येलो कलर में ही कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप होगा बेटा, वो क्या बोलते हैं यहां पर हमें, कि सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी, कि माइसीलियम्स से जब फ्रूटिंग बॉडीज की तरफ जाना है तो चीजें बनेंगी ही ऐसे कि प्लाज्मोगेमी होगी, जहां पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, राइट। गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, लोअर फंजाई में गैमेट्स बनते हैं ऊस्पोर वगैरह के केसेस में या उसमें, जबकि हायर फंजाई में वेजिटेटिव सेल्स हाइफे ही गैमेट की तरह काम करते हैं, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। फिर प्लाज्मोगेमी तो हो गई, प्लाज्मोगेमी के कारण क्या हो जाता है बेटा, इन हायर फंजाई, जिनके केस में साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया बट न्यूक्लियस एकदम से फ्यूज नहीं होता है, उसमें क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, डाइकार्यन फेज क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, डाइकार्यन फेज। बट एनसीईआरटी में शायद ये सीक्वेंस नहीं है, वो सीधा बोलता है कि पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्योगेमी बोलेंगे। जब हमारा क्या फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्योगेमी। फिर वो बोलता है कि मियोसिस होगा, जब दोनों स्ट्रक्चर्स फ्यूज हो गए, सेल भी और ये गैमीट, मान लो दो गैमीट्स थे, उनका साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया और क्या फ्यूज हो गया साथ में, न्यूक्लियस, तो जाइगोट ही तो बोलेंगे। जो उसने यहां पर बोला भी है, देखो कि कार्योगेमी के साथ क्या होता है, मियोसिस होता है। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग से कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हमारे सामने आएंगे जो हमें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्या जरूरत है बेटा, जब कार्योगेमी होगी किसमें, बेसिडिया में, किसमें होगी, बेसिडिया में, तो अर्ली जो बेसिडिया था, जो टिफोफाइफे से बना था, वो हैप्लॉइड था, लेकिन अब दो का फ्यूजन हो रहा है, एक इधर से सेल आ रहा है, एक इधर से, तो बेसिडिया जो होगा कुछ टाइम के लिए कैसा हो जाता होगा, 2n, क्या हो जाता होगा, 2n। तो कार्योगेमी होगी कहां, इनसाइड बेसिडिया या एट बेसिडिया, तो क्या हो जाएगा, n+n, ये स्टेज आ जाएगी, है ना। तो इसको बोलेंगे हम कि डिप्लॉयड हो गया। क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। लेकिन मैंने बोला उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगी बेटा, मियोसिस हो जाएगी, तो यानी फिर से क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड, और क्या बनाएगा, 4 स्पोर्स बनाएगा। हैप्लॉयड से स्पोर्स ही बनते हैं। अगर वो स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में तो एस्कोस्पोर या बेसिडोस्पोर, उसी हिसाब से नाम रखा जाएगा। तो यही बात उसने एनसीईआरटी में आपको समझाई है, और इसको जाइगोट कह देता है वो जिस टाइम पे ऐसा हो रहा है। बट हम इसे जाइगोट या एम्ब्रियो जनरली कहना, एम्ब्रियो तो हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक टेम्पररी स्टेज है यहाँ पे डिप्लॉयड, है ना, थोड़ी देर में ही मियोसिस होके वापस किस में आ जाना है बेटा, हैप्लॉयड में आ जाना होता है। तो वो आपको एनसीईआरटी में इसको कैसे समझाता है, देखो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि स्पोर से कैसे कैसे जर्मिनेट होगा, फिर बेसिडियोकार्प में कैसे कैसे होगा, और ये वाला मैकेनिज्म कैसे होगा। फिर वो कहता है कि फंजाई जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो दो हाइफे एक साथ आते हैं और फ्यूज करते हैं। तो देखो मैंने जैसे समझाया था आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि दो हाइफे आएंगे और फ्यूज करेंगे, कंपैटिबल। माइसीलियम का मतलब ही क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे ही तो है वो, तो वो फ्यूज करेंगे। फ्यूज करते वक्त कुछ केसेस में तो सीधा 2n बन जाएगा, जैसे यहां बन गया, सीधा n+n क्या बन गया, जैसे यहां पर फ्यूजन हुआ, जैसे ही मान लो वो कह रहा है कि जैसे यहां पर फ्यूजन हुआ, कार्योगेमी हुई, तो ये क्या बन गया, 2n बन गया। लेकिन कुछ केसेस में, जो मैं तब भी आपको कहने की कोशिश कर रहा था, मैं रुक गया था, कुछ केसेस में क्या होगा, n+n की स्टेज आ जाएगी, है ना। ये एक तो एक नॉर्मल फिनोमेना ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो कहता है इन सम केसेस n+n स्टेज एग्जिस्ट, जिसको हम बोलते हैं डाइकार्यन। तो डाइकार्यन फेज जो है बेटा वो किसकी वजह से होती है, तो कहा जाएगा डाइकार्यन फेज प्लाज्मोगेमी की वजह से ही हो रही है, उसके बाद का ही, क्योंकि एक स्टेप होता है। बट ये सब में नहीं होती बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का फीचर है। फाइकोमाइसिटीज और डिट्रो में तो मैंने बोला फ्रूटिंग बॉडी ही नहीं बनती, तो वहां पे तो थोड़ा मैकेनिज्म अलग ही रहेगा। हालांकि बाद में इनमें भी 2n ही बन जाता है, बहुत ज्यादा देर की बात यहां पर नहीं होती है। क्या बन जाता है बेटा बाद में इनमें भी
2n ही बन जाता है। और जब ये सेल डिप्लॉयड हो जाते हैं तो वही सेम मैकेनिज्म है भाई कि हाइफे की फ्यूजन से ही तो हुआ है, यानी यही होएगा, हाइफे की फ्यूजन होएगी, फिर फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी से फिर कैसे स्पोर बनेंगे, यही मैकेनिज्म जो होता है बेटा वो बार बार आपको बताते हैं फंजाई के जनरल पार्ट को जब भी पढ़ाया जाता है। तो अब देखो क्या क्या लिखा हुआ होता है। अब उसने लिखा होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, फिलामेंटस है, ठीक है, एक्सेप्टस बॉडी में लॉन्ग सिलेंडर होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे होते हैं, माइसिलियम कहते हैं, सेल वॉल काइटिन की बनी है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड भी होता है पर ध्यान रखिएगा। हेट्रोट्रॉफिक, मोस्ट आर सेप्रोफाइट्स, ठीक है, कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं, अदर्स आर पैरासिटिक एंड सिम्बायंट्स, ये बात भी हमने पढ़ ली। वेजिटेटिव पढ़ लिया, एसेक्सुअल पढ़ लिया और सेक्सुअल हमने यहाँ पर पढ़ लिया है ना। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा पिछले 25-30 मिनट में कि क्या कहने की वहां कोशिश हो रही होगी। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासेस की। तो सबसे पहली क्लास है बेटा फाइकोमाइसिटीज, फंगस और प्लांट लाइक फंगस, थोड़ा सा तो फाइकोमाइसिटीज शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है, डिकेइंग वुड पाया जाता है, या डैम्प प्लेसेस पर ये जनरली पाया जाता है। एक और इसका मेन फीचर होता है फाइकोमाइसिटीज का, जो हमें कई बार बताया जाता है बेटा कि फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा जो हमेशा पैरासिटिक होगा। फैकल्टेटिव का मतलब होता है जो कभी होगा कभी नहीं। ऑब्लिगेट को आप सिंपल शब्द से अगर याद करना चाहें तो अब याद कर सकते हैं कि ये ऑलवेज पैरासाइट होगा। ये ऐसा नहीं होगा बेटा कि कभी है और कभी नहीं है। माइसिलियम कैसा होगा भाई इसका, तो देखो वो उसने वहां पर वैसे लिखा भी होगा कि एसेप्टेट होगा और सोइनोसाइटिक माइसिलियम होगा, यानी कि ब्रांचिंग नहीं होगी। सोइनोसाइटिक हाइफे वाला फीचर हमने जो वहां लिखा था वो इसी के लिए लिखा था। रिप्रोडक्शन देखो कैसे होगी। अब हालांकि हम जनरल बातें पढ़ चुके हैं तो अब हमें ज्यादा दिक्कत कोई भी चीज पढ़ने में नहीं आएगी। तो कहेगा भैया देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, है ना। कैसे कैसे स्पोर्स बनेंगे, तो बोलता है भैया जू स्पोर। जू स्पोर मतलब मोटाइल स्पोर है, या ए प्लानोस्पोर। अब देखो जू स्पोर तो हम समझ जाते हैं, हमने पढ़ लिया था ऊपर ही कि एनिमल का है और ये वैसा है। लेकिन ए का मतलब होता है विदाउट, और प्लानो का मतलब होता है वेंडरिंग, यानी ये इधर उधर नहीं घूमेंगे भाई। तो यानी ये वाले स्पोर कैसे होंगे बेटा, ये वाले स्पोर होंगे हमारे नॉन मोटाइल स्पोर, है ना। तो ये सिंपल सा आपको थोड़ा मीनिंग अगर हमें पता होता है तो हम बात को बेटर समझ पाते हैं, इसलिए ऐसा यहां पर लिखा गया है। ये स्पोर्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि इनके केस में क्या होता है, इनके केस में फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। इनके केस में बेटा क्या नहीं होता, हालांकि एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। यहां पर स्पोरेंजियोफोर्स नाम के स्टॉक्स हैं, वो वहां पर आपस में हाइफे का फ्यूजन है, वहां पर उन स्पोरेंजियोफोर्स जो हाइफे हैं वहीं पर चीजें हो जाती हैं विद इन द स्पोरेंजियोफोर। विद इन द स्पोरेंजियोफोर के स्पोरेंजियम है, वहां स्पोरेंजियम के अंदर फ्यूजन हो जाती है। तो यहां पर बोला जाता है स्पोर्स आर एंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड। ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम कहाँ होगा कि कैसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियोफोर, उसके पास स्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, कुछ आप ऐसा समझ लीजिए। और दोनों स्टॉक्स की जब भी फ्यूजन हो जाएगी आपस में तो वहां पर रिजल्टेंट जाइगोस्पोर बन जाएगा। इसमें फ्रूटिंग बॉडी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम नहीं करता है ना। इसलिए देखो उसने लिखा भी है कि यहां जो जाइगोस्पोर बनता है वो कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। आप देखो अगर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे ना तो मिलेगा आपको कि जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, और गैमीट्स की तरह कनेक्ट कर रहा है स्पोरेंजियोफोर्स से जो सेल्स आ रहे हैं वैसी चीजें। तो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है भाई कि गैमीट्स फॉर्म होते हैं यहां पर लोअर फंजाई में। बच्चे को जनरल लगता है हायर फंजाई में गैमीट बनना चाहिए, बट लोअर फंजाई में गैमीट बनता है, हायर फंजाई वाले ग्रुप में गैमीट नहीं बनेगा, बहुत बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। फिर वो कहते हैं भैया देखो जो गैमीट्स बन रहे हैं वो सेम साइज के होंगे तो आइसोगैमस, और सेम साइज के नहीं होंगे तो एनाइसोगैमस।
एनाइसोगैमस का मतलब है सेम साइज के नहीं है, और दोनों क्या हो सकते हैं, बोथ में बी मोटाइल, बोथ में बी मोटाइल। लेकिन एक और वैरायटी आती है एनाइसोगैमस के अंदर, जिसे ओगैमस कहते हैं, जिसमें ओनली वन गैमेट जो होता है, गैमीट जो होता है बेटा, वो ही नॉन मोटाइल होता है ना। स्पर्म का जैसे अपने केस में मोटाइल होना बहुत ही जरूरी है, कुछ ऐसे वाली सिचुएशन भी होती है। तो इसमें कैसे हो रहा है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, इसमें गैमेट सेल्स हैं, ए प्लानो का क्या मतलब है, ये छोटे छोटे मतलब बेटा हमें पता होने ही चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी हमें कहती है कि म्यूकर है, म्यूकर का मतलब होता है मोल्डी या मस्ती, जैसे हम कई दिन बाद जो रूम वगैरह खोलते हैं उसमें से स्मेल आती है। राइजोपस का मतलब होता है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है used by fungus to attach to substrate। फिर एक एल्ब्यूगो भी लिखा होता है, जो व्हाइट सिल्वरी पस्टूल्स होते हैं, किस पे बेटा, किसी भी पर्टिकुलर लीफ या स्टैम्प पे, उसे एल्ब्यूगो भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इसका लिखा होता है। फाइकोमाइसिटीज के बाद जो अगला ग्रुप है हमारे पास बेटा, जो एनसीईआरटी में है, वो होता है एस्कोमाइसिटीज। एस्को का मतलब होता है, इसकी जो टिप ऑफ 5 है, जैसे वहां बेसिडिया बनाया था, यहां सैक लाइक बनेगा। कई बार इसके लिए एक और वाइन स्किन शब्द भी यूज होता है। वाइन स्किन का मतलब होता है एनिमल स्किन। तो एनिमल स्किन में जब हम वाटर वगैरह कुछ कैरी करते हैं तो उस शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, तो इसलिए इसे वाइन स्किन भी बहुत बार बेटा कह दिया जाता है। बट कॉमनली सैक लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसे सैक फंगस ही कहते हैं। मोस्टली जो होते हैं बेटा इसमें वो मल्टी सेलुलर हैं। इसका देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, जिससे पहली एंटीबायोटिक बनी थी दुनिया की। इसका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। पेनिसिलियम तो हमने पढ़ लिया था कि भैया इसमें पेंटर लाइक ब्रश जो है उसकी अपीयरेंस होती है इसके एसेक्सुअल स्पोर्स की। न्यूरोस्पोरा का मतलब होता है कि नर्व लाइक स्ट्राइशंस होंगी इन स्पोर। स्पोर्स के अंदर कैसे स्ट्राइशंस होंगी, नर्व लाइक, जैसे स्ट्राइटेड मसल होता है कुछ वैसा। तो उस हिसाब से हम इसे न्यूरोस्पोरा कह देते हैं। इसमें क्लेविसेप्स भी हो सकता है, काफी सारे और भी नाम हो सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो भैया सोनिडिया होता है सेक्सुअल, तो ठीक है। सेक्सुअल एस्कोस्पोर होता है, ठीक है। वो जो पिछली बात थी उसके कारण हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है। स्पोर ये बनेगा कहाँ, फ्रूटिंग बॉडी में ही प्रोडक्ट बनेगा या फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा, वो वाली बात भी हमें यहाँ पर याद रहती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानूं किसके बारे में बेटा और लिखना चाहूं, फाइकोमाइसिटीज के बाद जो मेरा अगला ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइसिटीज। तो देखो मुझे क्या लिखना चाहिए जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिया गया है। तो कहते हैं कभी कभी यूनिसेलुलर भी होता है, यानी ईस्ट इसका ग्रुप एग्जाम्पल होता है। यूनिसेलुलर ग्रुप इसी में है। जो एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर, तो वहां हमने आंसर लिखा था सैक्चारोमाइसिस। क्या लिखा था बेटा, सैक्चारोमाइसिस। तो एक तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। ये ज्यादातर फंजाई की तरह सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, कोप्रोफाइलस होता है, ऐसे शब्द भी वहां हैं, है ना। डिकम्पोजर मतलब जो रिसाइकलिंग में मदद करते हैं बेटा, जैसे साइनोबैक्टीरियाज के केस में भी हमने पढ़ा था। या कोप्रोफाइलस का मतलब होता है जो डंग वगैरह पे ग्रो करते हैं, एनसीईआरटी में वो सिंपल भाषा में लिखा भी हुआ है, तो उसमें हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। माइसिलियम इसके ब्रांच जो सेप्टेट होते हैं हम पीछे पढ़कर आए हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, सोनिडिया होते हैं। बट जैसे हमने पढ़ा था स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजियाज होंगे इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज। यहां पर जो सोनिडिया होता है बेटा, जो डस्ट लाइक वो होता है स्पोर, वो कहां प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड ऑन सोनिडियोफोर, प्रोड्यूस्ड ऑन सोनिडियोफोर, है ना। सोनिडियोफोर मतलब एक स्टॉक है बेसिकली। सोनिडियोफोर क्या है, सोनिडियोफोर एक स्पेशलाइज्ड हाइफे है या बेसिकली स्टॉक है, जिसके पास क्या है, सोनिडिया है, जो इसे मेन वेजिटेटिव बॉडी से बाहर ले जाता है ताकि आराम से विंड के थ्रू इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर पाए। इसलिए उसे स्पेशल माइसिलियम कह देते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड हाइफे से ही तो स्पेशल माइसिलियम बनेगा। क्या करेगा ये सोनिडिया बेटा, ये जो स्पोर होगा, ये स्पोर तो हमेशा वही करेगा, जर्मिनेट टू फॉर्म माइसिलियम।
जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर। स्पोर का काम तो हमेशा वही रहने वाला है, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। इसी ग्रुप में बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस ग्रुप के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, कौन से स्पोर्स हैं बेटा? सेक्सुअल स्पोर्स, जिसका हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था। एसेक्सुअल का तो जनरली काम हमने बताया था कि सरफेस को कवर करना है बस। सेक्सुअल हमें वेरिएशन या फेवरेबल कंडीशंस में मदद करता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे बेसिडियोकार्प था बेटा, यहां पर क्या होगा? एस्कोकार्प। क्या होगा बेटा? एस्कोकार्प। यहां पर क्या होगा? एस्कोकार्प नाम का फ्रूटिंग बॉडी होगा या फैक्ट्री होगा। मान लीजिए कि एस्कोकार्प है। इस एस्कोकार्प के अंदर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्या होंगे? इस फैक्ट्री के अंदर मशीन्स होंगी जिनका नाम होगा एस्कीडिया। क्या होगा बेटा नाम? सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं, एस्कीडिया। और इनसे जो स्पोर्स बनेंगे ये प्रोड्यूस करेंगे एस्कोस्पोर्स। और इस एस्कीडिया में ही बेटा कारियोगैमी या मियोसिस होगी। अगर एस्कीडिया में हो रही है तो ऑब्वियसली एस्कोकार्प में भी हो ही रही है, वो बिल्कुल ठीक बात है। और फिर आप उन्हें बाहर भेज दोगे स्टॉक की मदद से, उन 4 न्यूक्लियाई को जो मियोसिस से बनेंगे। तो वही एनसीईआरटी लिखता है एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। एंडोजीनियस मतलब इनसाइड, एक्सोजीनियस मतलब आउटसाइड, बस इतना ही फर्क होता है। और एस्काई अरेंज होती हैं इन डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज। तो एस्काइडिया जो है वो एस्कोकार्प के अंदर क्या है बेटा? अरेंज्ड है। इसके एग्जांपल्स हमने देख ही लिए थे बेटा यहां पर कि पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पारा है, और मैंने कहा था एक और एग्जाम्पल भी इसका होता है, दैट इज क्लेविसेप्स, है ना। और इनके फंक्शंस की बात फिर वहां पर होती है कि भाई मोराल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं और डिलीशियस भी होते हैं। तो वो बहुत आसान बात है। एस्परजिलस जो यहाँ पर शब्द है बेटा, उसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे, अच्छा एस्परजिलस यहाँ नहीं लिखा है इन्होंने, एस्परजिलस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटे एस्परजिलस। इसकी शेप ऐसे समझ लो जैसे पिचकारी से जो हम होली पर खेलते हैं, होली स्प्रिंकलर, बिल्कुल वैसे ही शेप इसकी होती है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो ग्रुप है बेटा, उसे हम जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसे बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। ये रहा, क्लब शेप सेल्स हैं इसके एस्काई की जगह। ब्रांच सेप्टेट है, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं है जनरली। सेक्सुअल के केस में बेसिडियोस्पोर्स पाए जाएंगे इन बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल है एग्रिकस और प्यूसिनिया, है ना। प्यूसिनिया वही इटालियन एनाटमिस्ट के नाम के बेस पर ही है बेटा, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो अब इसको देखते हैं अगर हम बेटा, तो बेसिडियोमाइसिटीज का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज का? तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग कहते हैं ब्रैकेट फंगाई या मशरूम। ब्रैकेट फंगाई मतलब ये ट्री पे ग्रो करते हैं साइड वाइज ट्री से, तो ऐसा लगता है जैसे ब्रैकेट जैसे या शेल्फ जैसे हैं जो किसी वॉल को होल्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। WALL वॉल को होल्ड करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनका ऐसा नाम है। एक और नाम दिया होता है पफ बॉल्स। पफ बॉल्स का मतलब होता है कि जब इनको फूंक मारी जाएगी, विंड इनको हिट करेगा तो इनके अंदर से स्पोर्स पफ आउट हो जाएंगे, जैसे पॉपकॉर्न पफ आउट हो जाते हैं कई बार, कुछ उस तरीके से, इसलिए इसे बोला जाता है पफ बॉल्स। ग्रो कहाँ करते हैं? तो मिट्टी में ग्रो करते हैं। ट्री स्टम्प से, छोटे मोटे ट्री के पुराने हिस्से रह जाते हैं, ऊपर से पेड़ काट दिया, नीचे की जो जड़ें रह गई, ऐसी जगहों पर बेटा ये ज्यादा ग्रो करते हैं। इनका माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेट हमने पढ़ लिया, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें पाए नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमन चीज होती है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। वो इसमें एक कॉमन चीज होती है जो हमें पता होना चाहिए। किसके बारे में क्वेश्चन एक दो बार पहले भी आया है। सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि वो जो हमने पहले बात बोली थी, कुछ वैसा ही होगा कि जो हाइफे होंगे उनकी टिप ही गैमेट्स की तरह काम करेगी और फ्यूजन होगा जिससे आगे के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहां पर वो वही बात हमें बताता है बेटा कि प्लाज्मोगैमी करने के लिए यहां गैमीट्स नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो कहते हैं भैया देखो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। अब सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है तो गैमीट तो बनेंगे नहीं। तो फिर भाई क्वेश्चन होगा कि प्लाज्मोगैमी कैसे होगी? तो प्लाज्मोगैमी होगी वया वेजिटेटिव सेल्स।
कॉमन सी बात है, सोमैटिक सेल्स, और तो कोई सेल हमारे पास बचा नहीं काम करने के लिए फिर उस केस में। ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, सेक्सुअल है तो सिमिलर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट जीनोटाइप्स वाले हमारे पास अगर होंगे बेटा तो हमें यहां पर ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होगा, वो हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे कि इसमें प्लाज्मोगेमी के पास n+n की कंडीशन काफी देर तक रहती है। और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या बनता है बेटा, तो जब फ्यूजन होती है इन केसेस में, तो हमने पढ़ा था फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बेसिडियाज बनते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहां बनेंगे। बेसिडिया में कारियोगैमी और मियोसिस होगी जिससे बेसिडियोस्पोर बनेंगे। तो बिल्कुल ये वही कहानी हमें समझाता है जो हमने थोड़ी देर पहले यहां पर देखो पूरी पढ़ी भी थी, तो मैं बार बार इसे नहीं लिख रहा हूं कि फ्यूजन होगा, ये होगा, बेसिडियो कार्प, यही पुरानी कहानी पूरी की पूरी चलती है यहाँ पर कि बेसिडिया कैसे बन जाएगा और बेसिडियोस्पोर कैसे बन जाएगा। ये बिल्कुल वही बात है बेटा जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो बेसिकली यहाँ पर 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और बेसिडियास कहाँ होंगे, बेसिडियो कार्प के अंदर ही होंगे। तो ये हमें बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली पता होना चाहिए। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं भाई, तो प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो जाएगा, तो हमें बताया गया था वही पुरानी कहानी है, डाइकारियोन फेज रहेगा थोड़ी देर के लिए। डाइकारियोन फेज के जो है वो, इसके बाद जो हमारा बेसिडिया का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कारियोगैमी होगी, यानी कि ये 2n में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होके उससे क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स बनेंगे। बिल्कुल वही मैकेनिज्म काम करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहां पर हमारे पास एग्रिकस होता है, उसके अलावा हमारे पास जिसे मशरूम कहते हैं, तो इसमें तो कुछ समझाने बात नहीं, मशरूम तो हम सबने खाया ही है। यूस्टिलेगो होता है, या जिसको हम स्मट कहते हैं। स्मट मतलब बेटा इसमें डार्क मास ऑफ स्पोर्स होता होगा, डार्क मास ऑफ स्पोर्स होता होगा। फिर हमारे पास जो होता है वो रस्ट होता है, जिसे हम प्यूसिनिया कह देते हैं, रस्ट फंगस। रस्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया ही था बेटा कि ब्राउनिश ऐसा लगता है, ब्राउन टाइप का जो ऑक्सीडेशन होने पे मेटल का स्ट्रक्चर हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, हमने इस पे ध्यान से पढ़ा बेटा। अब हमारे पास लास्ट आज का टॉपिक है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं। इसमें एसेक्सुअल फेज नहीं पता होता, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, आप इनकी नेमिंग बी और सी देख लीजिएगा कि क्या क्या नेमिंग एनसीईआरटी में दी हुई है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर अगर हम देखते हैं बेटा, है ना, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज पकड़ते हैं अब हम, द लास्ट पार्ट, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट फंगस है, क्योंकि इसकी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो है हमें पता है, लेकिन सेक्सुअल फेज जो होती है बेटा, जैसे हमें इसकी पता चलती है तो हम इसे दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। तो इसका हमें क्या पता है बेटा, तो वो कहते हैं इसका हमें एसेक्सुअल फेज पता है, वेजिटेटिव फेज पता है। जैसे ही हमें इसका सेक्सुअल फेज पता चलेगा, हम इसे इसकी गिवन क्लास में भेज देंगे, यानी ये सब क्लासेस हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया, या किंगडम के नीचे आपने पढ़ाई था फाइलम क्लास होते हैं, बिल्कुल वही बात वो यहां पर कर रहा है। तो कहते हैं वहां हम उसे भेज देंगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक ही नाम दिया गया हो और सेक्सुअल स्टेज को अदर नाम दिया गया हो और अदर क्लास में रखा जाए। ऐसा भी बहुत बार होता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के केस में उसकी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को आपने एक क्लास में रखा, क्लास मतलब वो टेक्सोनोमिकल हायरार्की वाली, और इसकी सेक्सुअल फेज को आपने दूसरी या किसी सेपरेट क्लास में रखा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एनसीईआरटी हमें कहती है। जब लिंकेज एस्टेब्लिश होता है तो फिर हम उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज से बाहर निकाल के करेक्ट ग्रुप में डाल देते हैं। जनरली ये जो है मूव हो जाते हैं, जनरली दे मूव टू एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जनरली देखा गया है कि पूरे लिंकेज होने के बाद इनको हम उस क्लास के अंदर डाल देते हैं।
ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल स्पोर से बेटा। कैसे रिप्रोड्यूस करता है देखो, ये अगर इसके बारे में पूछा जाए तो सोनिडिया से रिप्रोड्यूस करता है, डस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो सोनिडिया दो जगह आ गए, यहां पर भी था और एस्कोमाइसिटीज में भी ये था। इसका माइसिलियम भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, तो ये सेप्टेट सिर्फ फाइको वाला था एंड ब्रांच्ड होता है। इसका माइसिलियम भी क्या होता है, सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। कुछ इसमें सेप्रोफाइट्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, ज्यादातर इसमें डिकम्पोजर्स हैं। ज्यादातर क्या हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर का मतलब होता है बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इन फॉरेस्ट, ऑन सॉयल इन फॉरेस्ट। ये आपको जब हम इकोलॉजी पढ़ाएंगे तब भी बताया जाएगा, ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमस वगैरह बनाते वक्त कि लिटर क्या होता है। और अगर डिकम्पोजर है तो ऑब्वियस सी बात है मिनरल्स रिसाइकलिंग में तो हेल्प हमारी करेगा ही करेगा। इस ग्रुप के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल होता है अल्टरनेरिया, यानी इसमें अल्टरनेट चेन ऑफ स्पोर्स होती है। और अगर एग्जाम्पल्स इस ग्रुप के देखे जाएं बेटा तो होता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, ट्राइको मतलब हेयर, डर्मा मतलब स्किन। या कोलियोट्राइकम, कोलियो मतलब कोलनकाइमा वाला ग्लू और ट्राइकम मतलब हेयर। तो इनके ऐसे बहुत सारे मतलब हम यहां पर निकाल सकते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो देखो हमने बहुत सारा टाइम देके बेटा फंगस को पढ़ लिया, सेप्टेट एसेप्टेट पढ़ लिया, कैसे चीजें होती हैं, क्यों हमें ये चैप्टर इतना मुश्किल लगता है, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी, डाइकारियोन किस में होगा किस में नहीं होगा, ये सब बातें बेटा हमने आज यहां पर पढ़ी। अब इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कैसे बताओगे आप? तो वो कहता है कि जब एनसीईआरटी में ना जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक साल पहले नीट में भी क्वेश्चन आ गया था कि हमें करते किस बेस पर है। तो अब तो आपने पूरा पढ़ लिया तो आप आराम से बता सकते हो कि पहले तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के बेस पर ही क्लासिफिकेशन है कि कहीं सेप्टेट है कहीं एसेप्टेट है। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस पर है, कहीं एसेक्सुअल है कहीं सेक्सुअल है और अलग अलग है। और तीसरा फ्रूटिंग बॉडी भी सब में अलग अलग होती है। तो जब भी हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास तीन रास्ते होते हैं, वो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां उसने कहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पकड़ लो आप, तो भैया फाइकोमाइसिटीज ऑब्लिगेट थे, एस्कोमाइसिटीज सेप्रोफाइटिक थे, बेसिडोमाइसिटीज डिकम्पोजर्स थे और ये भी बेचारे मोस्टली डिकम्पोजर्स ही होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये जूस्पोर वाले हैं, ये सोनिडिया और एस्कोस्पोर वाले हैं, ये इस वाले हैं, ये इस वाले हैं, ये सोनिडिया वाले हैं। सेक्सुअल फेजेस में पता नहीं होती है बहुत बार, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला, जब भी हम फंगाई की क्लासेस करते हैं तो किस बेस पर करते हैं बेटा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि उसने आपसे यहां पर क्वेश्चन भी पूछ ही लिया कि भैया इस पे बता दो कैसे करोगे, है ना एक। लेकिन जो एनसीईआरटी हमें लिखती है बेटा वो क्या लिखती है, वो लिखना है हमें यहां पर पहले, वो लिखती है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम बता दो भाई उसको कि माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है। फिर कहता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल सेक्सुअल कौन सा बनेगा, और फ्रूटिंग बॉडी। अब देखो तीन चीजें, इसलिए वहां पर उसने बहुत आराम से क्वेश्चन बना दिया था कि कौन सा एक बेसिस नहीं है क्लासिफिकेशन का। एक बार आरएच विटकर किंगडम का बेस पूछा जा चुका है, एक बार इसका भी पूछा जा चुका है। डाइकारियन फेज इज फॉर्म्ड व्हेन द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। सिंपल सा आंसर है, हम पढ़ चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो भैया पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कारियोगैमी और फिर होगा मियोसिस। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats, moist and damp places as obligate parasites. 1, 3 and 4 तो इसमें है ही है ना। एक बार हम देख भी लेते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही, आप अगर पीछे स्लाइड पर जाकर पढ़ोगे बेटा तो आपको पता चलेगा एक्वाटिक हैबिटेट्स पे भी होते हैं ये, ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस जो होते हैं वहां पर भी होते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं। तो 1, 3, 4 तो है ही है। 2 देखिए ऑन डिकेइंग वुड है नहीं, हाँ है, लिखा है एनसीईआरटी में, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। नीट पीवाई क्यों पकड़ते हैं, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया। देखो आ गया पहला ही क्वेश्चन,
क्या नहीं है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। ये आंसर था जो मैं वहां लिख रहा था। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम है। इसको मैच करना है कौन सा किसका है बेटा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एग्रीकस तो मशरूम होता है, तो डी के साथ 1 होना चाहिए। देखो डी के साथ 1 दो ही ऑप्शंस में है। फिर राइजोपस क्या होता है भाई? राइजोपस जो होगा वो ब्रेड मोल्ड हो सकता है इसमें से। प्यूसिनिया रस्ट फंगस होता है, ये भी अभी पढ़ा था। तो सी के साथ 4 होगा, ये ऑप्शन हो गया। A3B2 राइजोपस ब्रेड मोल्ड हो गया, और यूस्टिलेगो हो गया स्मट फंगस। ये भी इजी क्वेश्चन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो सोनिडिया होगा भाई, पेनिसिलियम के साथ तो पढ़ा था हमने। एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो वहां पर सोनिडिया वाले ही बनते हैं, है ना। पेनिसिलियम के साथ स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें एसेक्सुअल केस में सोनिडिया ही बताया गया था। स्टेटमेंट कौन सी इसमें से सही है? तो कहते हैं सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कारियोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये ठीक है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियाई होना चाहिए था, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट होना चाहिए था, तो ये बात ठीक नहीं है। लिविंग प्लांट्स पे पैरासिटिक हो सकते थे, सेप्रोफाइट्स नहीं होंगे। इनकरेक्ट क्या है? तो मोरेल्स और ट्रफल्स एडिबल हैं, ठीक है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ, देखेंगे। सोनिडिया इज प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक। देखो ये गड़बड़ हो गई। ईस्ट में तो हमने बोला ही था बेटा कि वो तो सिंगल होता है, वो इसमें ऐसे मैकेनिज्म होती ही नहीं है। ये हमारे लिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि सोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली। तो सोनिडिया क्या एक्सोजेनसली होता है? हाँ। और फिर उसने दूसरी बात हमसे पूछी थी बेटा कि एस्कोस्पोर एंडोजिनसली। हाँ, इसमें दो ही अपने पास क्वेश्चंस थे जहां पे हम कंफ्यूज हो सकते थे, क्लेविसेप्स में और इसमें, है ना। हालांकि क्लेविसेप्स का कुछ बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख भी लीजिएगा। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन। तो एक्सोजीनियसली किसमें होते हैं बेटा? कार्योगेमी के बाद फॉलोड बाय मियोसिस। तो बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप का यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, दैट इज एग्रीकस। तो अगर हम बेसिडियोमाइसिटिस को पढ़ते हैं बेटा तो वहां में लिखा जाता है कि बेसिडियोमाइसिटिस जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से, है ना। तो एक्सोजीनियस अगर हमसे पूछा जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ये रहा होगा। Cell wall is present in the members. Mushrooms belong to Basidiomycetes. Mitochondria parallel of the cell except Monera, Pseudopodia, locomotory structure. देखो स्पोरोजोन्स में नहीं हो सकते भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पोरोजोन्स में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बेटा प्लाज्मोगेमी होगा, तो ए के साथ 2 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन यहीं पर कट गए। बी जो है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्योगेमी होना चाहिए 3। C1 नॉट ए प्रोकैरियोट, आज ही पढ़ा है फंजाई। और अगर आपको फिर भी बेटा कोई डिस्कशन लगता है, कोई आपको लगता है कि आपको किसी चीज पर थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप वो भी हमारे से हेल्प ले सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में हम रॉन्ग भी टिक कर देते हैं या जल्दी होती है, तो आप अगर आपको लगे ऐसा डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। तो अब अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।